नॉर्वे क्या कर रहा है भाई? उसको जाना चाहिए ईरान के पास, जहाँ से तेल गैस आनी है। और नॉर्वे क्या कर रहा है भाई? जहाँ पर्सनों के उत्तर नहीं दे रहा, जहाँ पोल खुल रही है उसकी, उसको जाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे तो लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनलाइन मिसलेनियस डे पे ऑनलाइन हियरिंग, कल पूरा सन्नाटा छाया हुआ था यहाँ पे। वो जहाज का तेल किस लिए फूक रहा भाई? जब उसके पास पर्सनों का जवाब नहीं, प्रेस का सामना नहीं कर पाता। एक नंबर जो आदमी प्रेस की आज़ादी में नंबर 1 देश है, वहाँ करने क्या गया था? मैं तो सैल्यूट करना चाहता हूँ उस पत्रकार ने जिसने ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। तो राष्ट्रीय अपराध, ये राष्ट्रीय अपराध है जो जनता के प्रति राष्ट्र करता है। लोगों को बिना ट्रायल के जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। और जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की बेंच ने जो स्टेटमेंट दी है, इससे विश्वास बढ़ा है जुडिशरी का। विश्वास जुडिशरी का बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने मतलब मौखिक रूप से कहा कि जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन, और ये उसमें ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले की आलोचना की जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों को जमानत नहीं दी गई, जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। उनको तमाम लंबे समय से जेल में रखा गया है और उसमें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। एक मामले की यूएपीए की सुनवाई थी जिसमें जमानत दी गई, उसी को लेकर के बयान दिया गया, लेकिन जमानत अभी नहीं मिली। मौखिक रूप से बयान है। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, मौखिक बयान बहुत अच्छा है, ये अच्छा बयान दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों में इतना दम होना ही चाहिए कि कोई गलत फैसला किया है उस पर टिप्पणी करनी चाहिए देश के लोगों के हितों में। उन्होंने नजीब के केस का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप ट्रायल नहीं कर सकते, बिना ट्रायल के लोगों को लंबे समय तक जेल में किसी स्ट्रिंजेंट यानी कठोर कानून के तहत भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संविधान में जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार है, उसके सामने, संविधान के इस आदेश के सामने, संविधान के इस मैंडेट के सामने आपका स्पेशल लॉ भी बेकार हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो लोगों को आप जमानत नहीं होने देने का कानून बनाए बैठे हैं, ऊपर से लोगों को आप जेल में रख रहे हैं, ट्रायल आप कर नहीं पा रहे हैं। लोगों का स्पीडी ट्रायल हो। अगर किसी पे आपने दोषारोपण किया है उसको साबित करो ट्रायल फटाफट करके। आप ट्रायल भी नहीं कर रहे हैं, उसमें भी समय मांग रहे हैं, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं और लोगों को 4-4, 5-5 साल जेल में हो गए। मैं इसको कहता हूँ राष्ट्रीय अपराध। ये राष्ट्रीय अपराध है जो जनता के प्रति राष्ट्र करता है। लोगों को बिना ट्रायल के जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। और जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की बेंच ने जो स्टेटमेंट दी है, इससे विश्वास बढ़ा है जुडिशरी का। विश्वास जुडिशरी का बहुत गिरावट पे है, इस बयान से बढ़ा है। और इससे लोगों की जो भावनाएं थी, लोग जो सोच रहे थे, क्योंकि ये कानून इतने रॉकेट साइंस नहीं है कि लोग नहीं समझ सकते। आज देश के लोग और वकील सब समझते हैं, और जो गलत फैसला भी होता है कोर्टों का उसको भी समझते हैं। अब ज़्यादातर इस तरह के मामलों में यूएपीए पीएमएलए में, यूएपीए में तो ख़ास तौर पे ये देखने को मिला कि शर्जील इमाम और ये क्या उमर खालिद की बेल में इतनी तारीख लगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सबको कि फटाफट बेल को सुनना है और फटाफट आदेश देना है। उसको खुद ही फॉलो नहीं कर पाए ये लोग। और दूसरा फिर इस तरह कहना कि नहीं जमानत नहीं बनती। बिल्कुल जमानत बनती है, शर्जील इमाम की भी, उमर खालिद की भी, जिस तरह का मामला है। और उस हिसाब से ये लगता है कि उनकी इंटेंशन इतनी इस तरह की नहीं थी कि वो देश को तोड़ना चाहते हो या देश का बुरा चाहते हों। वो अपनी बात रखना चाहते हैं, और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं जब आप उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं। जब आप ठेकेदार हैं हिंदू राष्ट्र के, जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की ठेकेदारी ले रहे हैं, तो आपके ने तो क्लियर कट कर दिया, यू हैव हेट फॉर द मुस्लिम। और उस तरह के लोग पकड़े जाएं तो आप उनको जेल से निकलने नहीं देना चाहते। सरकारी वकील जो भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो पेश होते हैं या दूसरी साइड से जो पेश होते हैं अक्यूज की तरफ से, दोनों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं, कि दोनों अपनी अपनी बात सही रखें और कोर्ट को न्याय तक पहुंचने में उसकी मदद करें। ये ड्यूटी है, एक दूसरे की टांग खींचना नहीं और तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना बिल्कुल नहीं। जो तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना करते हैं वो ज़्यादातर, एक तरह से मैं कहूँ, इस प्रोफेशन का भी वायलेशन है, उसके रूल्स का वायलेशन है, और एक ड्यूटी जो है कोर्ट के प्रति वकीलों की, उसका अपमान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ये बात कही है
अभी चंद्रचूड़ के टाइम पे भी ये कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी जमानत नहीं दी जाती है। तो क्या इस बयान के बाद अब जमानत दे दी जाएगी, आपको लगता है? जमानत दी जाएगी नहीं दी जाएगी देश को तो पता चलेगा कि जमानत गलत तरीके से डिनाई हुई है, लॉ का वायलेशन हुआ है। 3 जज का फैसला 2 जज को मानना उनकी बाध्यता है। आप उनको ना माने और व्याख्या टेढ़ी मेढ़ी करें, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ जुडिशियल इनडिसिप्लिन। तो ये जुडिशियल इनडिसिप्लिन का एक तरह से मुद्दा है जो उन्होंने उजागर किया है कि उन 2 जजों ने 3 जजों का फैसला ना मान के गलत काम किया। इसका मकसद ये है, इसका मैसेज ये क्लियर कट, और इन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया है। आई सैल्यूट बोथ ऑफ जजेस, जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ। और उज्ज्वल भुइयाँ और जस्टिस ओक, ये बहुत ज़बरदस्त जोड़ी थी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए, जब यहाँ लोगों को जमानत नहीं मिल रही थी। और बार बार ये भी आरोप थे, और आरोप भी सही थे, सबसे नीचे की रैंकिंग पे, यानी सबसे यंग, मैं ये नहीं कह रहा सब बराबर नहीं है, मगर वो लोग जो सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, वो इतने इम्पोर्टेंट केसों का लगना, और ख़ासतौर पर उन केसों का जिनमें लोगों को ये लगता था कि सरकार ऐसे लोगों को जेल में रखना चाहती है, उनकी ज़मानत नहीं होने देना चाहती, वो इस तरह के जजों के सामने केस लगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मास्टर ऑफ रोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है। मास्टर ऑफ रोस्टर पे जो कुंडली मारे बैठे हैं, चीफ जस्टिस हो देश का या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हों, ये एक तरह से गलत काम के वो हैं, सहयोगी हैं। इनको ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है मास्टर ऑफ रोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है, प्रेस फ्रीडम पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया जब से मोदी जी नॉर्वे का दौरा किए, और वहाँ पर जिस तरीके से एक पत्रकार ने बताया लिख करके कि ये हमारे जो है सबसे बड़े, हम जो है प्रेस फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं, नंबर 1 पे हैं, फिर भी जो है प्रधानमंत्री ने भारत के जवाब नहीं दिया उनके सवालों का। कैसे देखते हैं, इससे क्या छवि गई देश की? और राहुल गांधी ने भी इस बात की काफ़ी आलोचना की है। मैं तो सैल्यूट करना चाहता हूँ उस पत्रकार ने जिसने ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि आपके देश का इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस का इंडेक्स सबसे गिरे हुए स्तर पे है, और प्राइम मिनिस्टर ऐसे देश में कैसे पहुंच गया। मुझे तो ताजुब है इस बात का कि जो नंबर 1 है आज़ादी में, वहाँ इसका क्या काम था इस प्राइम मिनिस्टर का। ऐसे प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ योग्य नहीं जाने के लिए, उसको जाना नहीं चाहिए था। यहाँ पे तो लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनलाइन मिसलेनियस डे पे ऑनलाइन हियरिंग, कल पूरा सन्नाटा छाया हुआ था यहाँ पे। वो जहाज का तेल किस लिए फूक रहा भाई, जब उसके पास प्रश्नों का जवाब नहीं, प्रेस का सामना नहीं कर पाता। 1 नंबर जो आदमी प्रेस की आज़ादी में नंबर 1 देश है, वहाँ करने क्या गया था? देश की बेइज्जती कराने? प्राइम मिनिस्टर ने किसका जवाब दिया आज तक? हिम्मत ही नहीं। ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। ऐसी डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर धब्बा है। ये देश आज नहीं तो कल समझेगा, और इसमें देश का दोष है, हम सब उसमें जिम्मेदार हैं कि इस तरह के आदमी डेमोक्रेसी में, तो वो आदमी जो हर बात का सामना कर सके, जवाब दे सके, जिसके पास हर बात का जवाब हो, उन लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। देश पछताएगा इन बातों को, देखेगा कि हमने कितना अपराध किया है ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने का, और कितना बड़ा अपराध हुआ है ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो ये समय और ये आज का इतिहास इस बात को याद रखेगा कि ये गलत हुआ था देश के अंदर, और ये जो जुगाड़बाजी है, ये जुगाड़बाजी है इस देश के अंदर। अभी डेमोक्रेसी जुगाड़बाजी से चल रही है। लड़की की आलोचना हो रही है, विदेशी जासूस बताया गया। नहीं, सैल्यूट करता पूरा देश उसको, और हम अपने वकीलों की संस्था की तरफ से भी सैल्यूट करते हैं। और आप उसका एड्रेस लीजिए, उसको बुलाएंगे यहाँ पर, जरूरत पड़ी तो उसको किराया भी देंगे, अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से उसको भाड़ा भी देंगे, और उसको गेस्ट बनाएंगे, उसकी सारी व्यवस्था करेंगे, और उसको यहाँ सम्मानित करेंगे। कह रहे हैं कुछ लोग कांग्रेसी है, कुंडली उसकी निकाल रहे हैं। ये कौन कांग्रेस, ये ठेकेदार कौन है? ये सारी नॉनसेंस बातें करते हैं ये लोग। इस तरह की मानसिकता वाले लोग डेमोक्रेसी के अपराधी लोग हैं। इनको, इन भाई बहनों को बाज आना चाहिए। बहुत सारे तो इस तरह के लोग वो हैं जो पेरोल पे हैं। ये सारा का सारा जो 2 नंबर का पैसा जितना है ट्रोलिंग पे जो खर्च होता है, देश के नागरिक ट्रोलिंग नहीं करते। कोई फेक अकाउंट और चोरी चकारी के अकाउंट से ये इस तरह की ट्रोलिंग कराई जाती है। देश के नागरिक सब समझते हैं, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो फेक ट्रोलिंग करता हो, जो सच्ची बात के पक्ष में ना हो। देश के सारे लोग इस बात के पक्ष में हैं कि उसने अच्छा पर्सन पूछा था। देश के सारे लोगों को पता है हमारा प्राइम मिनिस्टर के पद पर अब जो आदमी बैठा है वो कम्पिटेंट नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकता, उसने जवाब दिए नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने के लिए। आरोप लग गया सर कि एजेंडा एक लेकर के आई थी क्वेश्चन पूछने अरे आने दो ना एजेंडा, हमारे सामने आप एजेंडा लेके आओ, हमें तो अच्छा लगता है।
जब हमें बोलने का मौका मिलता है, अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, तो आप एजेंडा लेकर आएंगे, हम उसका भी सदुपयोग करेंगे। किसी के एजेंडे में कोई फंस सकेगा क्या? जो आदमी किसी के एजेंडे में फंस सकता है वो तो बेवकूफ़ है, नासमझ है। और जिसको एजेंडे से डर लगता है, लेके आओ एजेंडा भाई, जो लेके आना, क्या दिक्कत है? लोगों का काम है पत्रकारों का एजेंडा लाना, आपका काम है उस एजेंडे को अपने अनुसार चलाना। तो ये जो इस तरह की बातें करे वो नॉनसेंस है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये देश की छवि खराब की है प्रधानमंत्री ने जवाब ना देकर, और दूसरी तरफ सरकार के तमाम लोग ये कह रहे हैं, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में आए हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस मिली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में इस बात पे कोई नहीं है। सारे के सारे मजबूर लोग हैं जिनको सपोर्ट में लिया जाता है, जिनको कहा जाता है तुम ये बयान दो। कोई मर्जी से बयान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, सबकी मजबूरी है। कोई पद पे बने रहने के लिए किसी को टिकट चाहिए, किसी को पोस्टिंग चाहिए, और किसी को पैसा चाहिए, किसी को टेंडर चाहिए। तो ये सारे के सारे लोग लोगों के हिसाब से इस तरह की ट्रोलिंग, जो लोगों को किसी का डर है या किसी को स्वार्थ है, उस तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है, प्रधानमंत्री ने, कि हमें तैयार रहना चाहिए एक आर्थिक संकट के लिए, लेकिन वो विदेशी यात्रा पर घूम रहे हैं। तमाम विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में बड़ा संकट आने वाला है, आर्थिक संकट आने वाला है। इसे कैसे देखते? राहुल गांधी कह रहे हैं आर्थिक तूफान आने वाला है। अरे राहुल गांधी भी क्या कहेगा? आर्थिक तूफान देख नहीं रहे क्या लोग? महंगाई, अभी सिलेंडर, जो लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, जो बेचारे छोटे छोटे सिलेंडर लेकर अपनी रोटी का जुगाड़ कर रहे थे, जिनके पास कनेक्शन भी ना हो, कि कितना उन्होंने कष्ट झेला है लोगों का। हमारे तो यहाँ हाई कोर्ट की कैंटीन में भी कुछ खाना वाना बनना बंद हो गया था, कुछ खास तरह के रेगुलर लंच, इस तरह की बातें हुई। तो आर्थिक संकट है ये। नॉर्वे क्या कर रहा है भाई? उसको जाना चाहिए ईरान के पास, जहाँ से तेल गैस आनी है। और नॉर्वे क्या कर रहा है भाई? जहाँ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा, जहाँ पोल खुल रही है उसकी, उसको जाना। पुरस्कार भी मिला है। अरे पुरस्कार, इतने पुरस्कार, ये कितने पुरस्कार चाहिए? या देश पुरस्कार दे रहा है क्या? करें ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा विदेशी सम्मान मिला। इतने सम्मान कहाँ है? सारी उम्र ये ट्रॉफी इकट्ठे करके उससे कुछ बात बनने वाली है क्या? हम भी 1000 ट्रॉफी खरीद के या लेके इधर उधर से घर में लगा लें ट्रायंगलों में, उससे कुछ होने वाला है क्या? अगर घर की समस्या उससे हल नहीं होती तो हमारी ट्रॉफी को भी घर वाले फेंक देते हैं। सबकी ट्रॉफियों का कोई फ़ायदा नहीं। आपका अपना घर, आपका अपना समाज, आपका अपना देश के लिए आप क्या कर पा रहे हैं? कोई ट्रॉफी व्रॉफी कुछ नहीं है, सब मैनेज्ड लोग हैं, मैनेज सिस्टम है ये। बाहर जाके झंडे फहरवाना, नारे लगवाना, सब ऑल आर मैनेज्ड। ये इवेंट मैनेजमेंट होती है, पैसा देश का लगता है, और ये जो पूंजीपति है जिनको बेनिफिट पहुंच रहे हैं, ये सब अरेंज करवाते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।